एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है आज। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है योगी। सीएम योगी भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे का मुंडन संस्कार है। मुंडन संस्कार में सीएम योगी के रिश्तेदार भी शामिल। गांव के रिश्तेदारों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मां और परिवार के साथ ही रुकेंगे सीएम योगी। सुबह सुबह बच्चों के साथ सैर पर निकले योगी। पौड़ी में यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी की भक्ति भी देखने को मिली। यमकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। सीएम योगी के साथ क्षेत्रीय एमएलए रेणु बिष्ट भी मौजूद रही। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का करेंगे उद्घाटन। हरिद्वार में भागीरथी होटल का भी सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। देखिए, आज अपने पूरे दिन परिवार के साथ रहेंगे। आज का पूरा दिन उनका परिवार को रहेगा सुपुर्द। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी। कल उनके गुरु महेंद्र अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया था और उसके बाद में शाम को परिवार के पास पहुंचे थे। पैदल अपने गांव पहुंचे थे पंचूर। वहां पर अपनी मां का आशीर्वाद लिया और आज भी वो अपने परिवार के साथ ही रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपने पैतृक गांव पंचूर में पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री। रिश्तेदार आप देख सकते हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे रिश्तेदार। उनसे लगातार मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आज का उनका एक पारिवारिक कार्यक्रम है, जिस पारिवारिक कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए, सुबह बच्चों के साथ सैर पे निकले योगी और देखिए बच्चे कितने ज्यादा उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं जरा। उनके साथ साथ वहाँ उनके कुछ परिवार के लोग भी हैं, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सैर पर योगी आदित्यनाथ निकले। बच्चे उनके साथ में सेल्फी लेने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। काफ़ी परिवार के लोग हैं जो उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ भी देखिए अपने लोगों के साथ में मिल रहे हैं और लोग देखिए कितना गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनसे मिलने को लेकर। काफ़ी परिवार के लोग उनसे मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जब प्रवेश उन्होंने किया तो आरती उतार कर उनका घर में प्रवेश कराया गया और एक बच्चे का टीका भी वो देखिए वो कर रहे हैं यहाँ पर तिलक। महादेव के दरबार में योगी ने हाजिरी भी लगाई। बहुत ही सादगी के साथ योगी आदित्यनाथ हमेशा रहते हैं और यही उनके कद को और बढ़ा देता है। और देखिए, लोगों के जहन में कोई नेता अगर सादगी से भरा हो, ख़ास तौर पर उनके प्रदेश का मुखिया अगर इतना सादगी भरा हो, तो लोगों के मन में और ज़्यादा प्यार उमड़ पड़ता है अपने नेता को लेकर। सीएम योगी ने आज एक तस्वीर पहले देखिए शिव भक्ति की, यहाँ पर जलाभिषेक किया। यहाँ पर स्थानीय एमएलए भी मौजूद रही। इसके अलावा एक और तस्वीर आपके सामने है जहाँ पर वो सुबह सवेरे सैर को निकले। देखिए, यहाँ पर उनका बचपन बीता है और जाहिर सी बात है अपने बचपन की जगह पर और बचपनों को देखना, यानी और छोटे बच्चों को देखना, जाहिर सी बात है उनकी यादों को भी वो ताज़ा कर देती होंगी। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने को लेकर वो सैर करने बच्चों के साथ निकले। देखिए, अगर बात उत्तराखंड की जाए तो यहाँ की वादियों में अलग ही खुशबू है और सुबह सवेरे यहाँ पर निकलकर सैर करना अपने आप में बहुत ख़ास है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी जब अपनी ज़मीन पर पहुँचे तो उन्होंने सैर सपाटा भी किया बच्चों के साथ में और एक तस्वीर रिश्तेदारों से मुलाकात की है। 3 तस्वीरें उनके अभी तक के उत्तराखंड दौरे की तस्वीरें फिलहाल। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान में क्या कुछ कहा, सुनिए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद जी। संजय जी, जिस तरीके से आजमगढ़ की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई, आप आजमगढ़ पर गए, आपने वहां पे मौके और मुआयना देखा, क्या लगता है आजमगढ़ में खास करके आप 10 की 10 सीटें हारे हैं, उसके बावजूद वहां की जो स्थितियां हैं उसको आप काबू में करने का काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से पिछली सरकारों ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी, कुछ ऐसे लोगों को संरक्षण दिया था जिससे वहां कुछ विशेष परिस्थिति बनी थी जिससे हम लोगों को हारना पड़ा है। और अभी हमें जिम्मेदारी दी है, चूंकि मेरा समाज बहुत कमजोर है, वहाँ ढेर सारे कमजोर और जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें किस तरीके से जीना पड़ रहा था। तो उसमें अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो मंशा है, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करो। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो उसे क्षम नहीं करना होगा और योजनाओं को धरातल पर लागू करना होगा। अगली बार मैं आऊँगा
तो मैं निरीक्षण में जाऊंगा तो कमी जो मिलेगी मैं आपको दोषी ठहराऊंगा अधिकारियों को। मैं जानता हूं वो गरीबों की योजना गरीबों के लिए बनी है, गरीबों के दरवाजे पे जाना चाहिए। और गरीबों के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, आपको गरीबों को गले से लगाना होगा। और अखिलेश यादव बिजली संकट को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है अब जाकर के करंट लगा है तो सरकार को होश में आई, लेकिन सरकार बेचने में लगी है, कुछ बनाने में नहीं। उनके समय कैसे बिजली मिलती थी, कैसे हाहाकार होती थी, उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। 12-12 घंटे मिलती नहीं थी, रात दिन लोग सड़कों पर उतरती थी जनता। निश्चित रूप से कुछ है वो सुधार हो रहा। बड़े जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री इसकी चिंता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सुधार होगा और निश्चित रूप से जनता के लिए ये राहत का काम। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आजम खां को लेकर के लगातार सियासत हो रही है। आजम खां का परिवार शेरो शायरी के जरिए अपना दर्द बयां कर रहा है, शिवपाल यादव शेरो शायरी के जरिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। क्या लगता है ये शेरो शायरी का इशारा किधर जाता है? मैं तो यही कहूंगा कि जिसके साथ थे संगत से गुड़ होता, संगत से गुड़ जात है। और जिसके साथ रहे और जनता ने उन्हें नकार दिया है। और जैसी गलतियां की हैं, भारत का कानून है, सबके लिए बराबर है, निश्चित रूप से उसकी सजा उन्हें मिल रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर साक्ष्य अच्छे हैं तो उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। इसके मतलब साक्ष्य अच्छे नहीं इसीलिए जमानत नहीं मिल रही है। और गलतियों को माफी भी मांगा जा सकता है, अगर वो माफी मांगे और उस पर सरकार विचार भी कर सकती है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे संजय निषाद जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो संगत का असर है उसी का भुगतान आजम खान को करना पड़ रहा है, और अगर जो गलतियां की हैं अगर उसकी माफी मांग ली जाए तो कहीं न कहीं उन्हें राहत भी मिल सकती है। अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और वहीं रायबरेली में अपराध है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक दूसरी वारदात घट रही है और इससे खाकी हलकान है। ताजा मामला महराजगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले घर से निकले सराफा व्यापारी का शव मिला। वहीं दूसरे गांव में मिलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। लेकिन उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया और रायबरेली में बढ़ रही इन आपराधिक घटनाओं को लेकर खाकी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिताजी जैसे यहाँ रह रहे थे 10-15 साल की उम्र से यहाँ सोनार के यहाँ रह रहे थे जी। जिनके यहाँ पे उनके बच्चे कोई नहीं थे और उनकी इन्होंने सेवा की। उसके बाद में जब उन्होंने अपने मतलब जीते जी हमारे पिताजी को एक खेत और 1 बीघा खेत और एक मकान दे गए थे। हाँ, और उन्हीं के लोगों द्वारा, जिसका पहले मकान था उनकी पत्नी अभी भी जीवित थी, उन्हीं के लोगों द्वारा हमारे पापा जी को ऊपर मतलब यही सब हुआ। जो स्वर्णकार परिवार था उनका नाम क्या है? नाम तो कुछ होगा उनका? नाम राम नरेश था उनका भी। तो क्या उन पर शक है कि उनके द्वारा ये ऐसी वो तो मर चुके हैं लेकिन उनकी पत्नी है अभी। उनकी जो कि थुलवासा थाना महाराजगंज के निवासी हैं, इन्होंने सूचना दी कि इनके पिताजी 1 तारीख से रात 9 बजे के बाद से लापता हैं। उन्होंने काफ़ी खोजबीन की। इसके उपरांत को उन्होंने थाने पर आकर मुफद्दगी लिखाई। मुफद्दगी दर्ज कर तत्काल सब पुलिस टीमों को रवाना किया गया। आज दोपहर में ये पता चला कि उनके पिता का शव गढ़ी, ग्राम गढ़ी बजरे अतरेटा के पास खेतों में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल फोरेंसिक की टीम और इंस्पेक्टर महाराजगंज की टीम मौके पर पहुंची और वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को देखने के बाद ये पता चला कि वो उनके सर पे और उनके मुंह पर चोट के निशान है। असद मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। असद का फिलहाल हम रुक करेंगे। असद, मामले पर जरा पूरी जानकारी चाहेंगे, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये आपराधिक घटनाएं हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं महाराजगंज का ये मामला सामने निकल के आया है और ये स्वर्ण व्यवसायी हैं जो वो 1 तारीख को घर से निकले थे और आज उनका खून से लथपथ दूसरे गांव में शव मिलने के बाद कहीं न कहीं परिजनों में आक्रोश जरूर है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और कोई किसी मामले की तहरीर का हवाला जरूर दे रही है पुलिस। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं विश्वजीत जी, उन्होंने बताया कि हाँ, मामले की जानकारी ली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद टीमें भी गठित कर दी गई। फिलहाल आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने पर नाकाम साबित हो रही है खाकी। शुक्रिया, चलिए आपका। फिलहाल खबर चंदौली से है, जहां पुलिस दबिश में लड़की की मौत का मामला सामने आया। अनशन कर रहे पिता कन्हैया यादव की हालत बिगड़ गई है।
अंतिम संस्कार के बाद से ही पिता भूख हड़ताल पर है। सुबह से कई बार बेहोश हो रहे हैं। पिता कन्हैया यादव पुलिस ने अस्पताल में भर्ती भी कराया है। कन्हैया यादव को जिला अस्पताल में कन्हैया का इलाज चल रहा है। मृतका की घायल बहन पहले से ही अस्पताल में भर्ती है। जिला अस्पताल मिलने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय। राम जायसवाल मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी राम, जानकारी चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है फिलहाल मामले पर? मैम, जिस दिन पे कन्हैया यादव बेटी का अंतिम संस्कार करके आए थे, उसी दिन से उन्होंने अन्न और जल छोड़ दिया था और अनशन पे बैठ गए थे। और आज उनकी हालत बिगड़ गई है, जिसमें पुलिस ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहाँ इलाज चल रहा है, स्थिति नॉर्मल है। और तमाम विपक्ष के नेता हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाएगा। और पिता का साफ तौर पे कहना है कि जब तक दोषियों पे 302 की मुकदमा नहीं होती है और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम अंतर से बैठे रहेंगे, जिसमें चाहे मुझे जान तो कन्हैया को इंसाफ किस तरीके से चाहिए? कन्हैया यादव जिनकी बेटी की मौत हो गई संदिग्ध हालात में, क्या इनकी मांग क्या है? किन के ऊपर आरोप लगे हैं? उनकी मांग है कि जो भी इंस्पेक्टर सहित जो भी पुलिस कांस्टेबल उनके यहाँ गए थे, मारपीट किए हैं, उनको 302 और उनकी गिरफ्तारी, तभी उनकी बेटी को न्याय मिलेगा, उनका साफ तौर पे कहना है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जब 2 तारीख को न्यूज इंडिया प्रमुखता से खबर दिखा रहा था, उस दौरान पड़ोसियों से जब बात की गई तो पड़ोसी भी उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने एक कहने से इनकार कर दिया है कि मैंने पुलिस को वहां जाते हुए देखा था। जी अच्छा, मतलब कोई भी ये नहीं कह रहा कि पुलिस उनके घर में एंट्री कर चुकी है। चंदौली का ये वही मामला है जिस पर खूब बवाल हुआ था। राम जायसवाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी ये बता रहे हैं कि अभी पड़ोसी ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को वहां जाते हुए नहीं देखा और इसीलिए पुलिस पर ही यहाँ पर आरोप लगे थे। राम, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल देखिए, पुलिस के ऊपर ये आरोप लगे थे कि गैंगस्टर की धरपकड़ के लिए पुलिस घर पर पहुंची और यहाँ पर जो उनकी बेटी यहाँ पर जो लड़कियां मौजूद थी उनके ऊपर हमला हुआ। एक की मौत उसी हमले के कारण हो गई। इसी पूरे मामले में अब पिता ने देखिए धरना शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। जो एक और बहन है वो पहले से ही अस्पताल में भर्ती है और अब कन्हैया भी अस्पताल में भर्ती है। खबर लखनऊ से है। शाही मार्केट में भीषण आग लगी। ग्रोसरी स्टोर और बेसमेंट में निजी अस्पताल है। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, अस्पताल में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। आग को बुझाने के बल्कि कई गाड़ियां लगी हैं। दुबग्गा थाना क्षेत्र के हरदोई रोड स्थित शाही मार्केट की घटना है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर और बेसमेंट में निजी अस्पताल, दोनों ही अपने आप में बहुत खास है कि ग्रोसरी स्टोर पर आमतौर पर लोगों की भारी भीड़ रहती है और अस्पताल में पेशेंट्स रहते हैं और यहाँ पर आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और आग का ये काला धुआं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप यहाँ पर धारण किया था। नीलेश चौहान मेरे साथ हैं। नीलेश, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अभी आग पर कंट्रोल किया गया कि नहीं किया गया? किसी जानमाल का नुकसान तो नहीं? आपको बता दूं कि दुबग्गा थाना क्षेत्र में ये आग लगी थी। एक मार्केट है, उसके अंदर ये आग लगी थी। जब आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग के बुझाव का कार्य शुरू किया गया। हालांकि अब जो है आग पर काबू पा लिया गया है। जान का तो नुकसान किसी को नहीं हुआ, लेकिन जो दुकानों के अंदर सामान रखा था वो जलकर राख हो गया है। अभी जो पहली जानकारी मिली है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आग लगी थी उसके आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया। खबर मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में 13.37 एकड़ भूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग है। मस्जिद के पक्षकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई मुकर्रर हो चुकी है। देखिए, राम मंदिर के बाद अब बात ईदगाह मस्जिद को हटाने की हो चुकी है मथुरा के अंदर। दरअसल मथुरा में भी आप देखिए, इधर मंदिर है और उसके जस्ट पीछे मस्जिद है। मस्जिद के पक्षकार अपना जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांग रहे हैं। सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई मुकर्रर हो चुकी है, यानी अगली तारीख के न्यायालय में पेश हुआ था। दूसरी पार्टी ने वादी से नकलें मांगी थी, नकलें उनको दे दी गई हैं। अब इस फैसला पर के खिलाफ वो एहसान दाखिल करेंगे और इस मुकदमे का जवाब दाखिल करेंगे। अब अदालत ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2022 नियुक्त कर दी है। उसी दिन कमीशन वाली दरखास्त पर और इसके वाली दरखास्त पर सुनवाई होगी। आज ये
से अनुरोध किया था कि इस जन्मभूमि वाले मामले में सरकारी कमीशन भेजने की कृपा करें। तो उसमें अपोजिट पार्टी ने अपना एफआईआर दाखिल किया और उन्होंने न्यायालय से समय मांगा। फिर माननीय न्यायालय ने उसमें 15 अप्रैल की डेट लगाई। उसके बाद माननीय न्यायालय ने 4 मई की डेट लगाई और आज माननीय न्यायालय ने इसमें 1 जुलाई की डेट लगा दी है। हमारे हिंदू महासभा को और सभी ब्रजवासियों को अंदेशा है कि अपोजिट पार्टी जो ईदगाह वाले लोग हैं वो बार बार समय मांग रहे हैं। तो हमको अंदेशा ये है कि कहीं ये वहाँ जो प्राचीन सबूत हैं उनको नष्ट ना कर दें। जो प्राचीन शिलालेख हैं वहाँ जो नीम के नीचे दबे हुए उनको ये नष्ट करने के चक्कर में है। इसलिए हम माननीय न्यायालय से पुनः 1 जुलाई को अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें कमीशन भेजने की बात करें और सरकार रिपोर्ट अमीन रिपोर्ट लगवाने की बात करें। गगन पंडित है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। गगन, मामले पर सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास में है? आज की इस पूरी कार्रवाई के दौरान में क्या कुछ रहा? बता दूं आपको कि अखिल भारत महासभा के जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सुनवाई थी। सीनियर सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो है जो ईदगाह मस्जिद पक्ष है उसके जो पैरोकार हैं उन्होंने मुकदमे का जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा था। समय देने के चलते जो न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख जो है 1 जुलाई नियत कर दी है। 1 जुलाई को जो जब पैरोकार जो ईदगाह मस्जिद के जो पैरोकार हैं वो जवाब दाखिल करेंगे। जवाब दाखिल करने के साथ ही जो वादी पक्ष ने जो एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन में कहा है कि जो सबूत हैं, जो ईदगाह मस्जिद के अंदर जो सबूत हैं भगवान श्री कृष्ण विराजमान को लेकर सबूत दबे हैं उनको नष्ट करने की आशंका जताते हुए जो है एप्लीकेशन वादी पक्ष ने न्यायालय में दाखिल करी थी। न्यायालय में दाखिल करने के बाद जो है अगली सुनवाई की तारीख जो 1 जुलाई को नियत कर दी गई है। जी, आपके पास वापस लौट रहे हैं गगन, बाकी और खबर पर अपडेट के लिए। इस बीच मथुरा से ही एक और खबर भी है। धर्मनगरी वृंदावन रंगजी मंदिर पार्किंग स्थल अखाड़ा बन चुका है। पार्किंग स्थल पर पार्किंग को लेकर जमकर मारपिटाई हुई। काफी देर तक दोनों में विवाद हुआ। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस और मंदिर से जुड़े लोग मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। मारपीट करते और लाठी डंडे लेकर भागते लोग नाराज नजर भी आ रहे हैं। और गगन लगातार बने। गगन, इस पर भी पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। तरीके से वृंदावन एक टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक स्थल है। वहाँ पे दूर दराज से बड़ी तादाद में लोग श्रद्धालु जो है दर्शन करने अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी के चलते जो जगह जगह पे पार्किंग स्थल बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट पार्किंग स्थल है, उनके अलावा प्राइवेट पार्किंग स्थल बने हुए हैं। लगातार पिछले एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि पार्किंग स्थलों पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आती है। उसके साथ भी जो पार्किंग स्थल जो पार्किंग संचालक है वो भी आपस में श्रद्धालुओं की गाड़ियों खड़ा करने के लेके जो लगातार झगड़े आपस में करते रहते हैं। इसी के चलते जो ये घटना पारित की गई। जी, तो इसका समाधान क्या है? इस पर कोई काम किया जा रहा है कि नहीं? एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर धार्मिक प्लेस है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की आस्था जुड़ी है। वहां पर इस तरीके की चीजें शोभा नहीं देती हैं। जी बिल्कुल, लगातार अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन लगातार वहां पे कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई करने के चलते जो प्राइवेट जो पार्किंग स्थल हैं वहां से श्रद्धालुओं को लगातार अपील की जाती है कि अपने वाहनों को जो है जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित पार्किंग स्थल है वहीं पे खड़ा करें ताकि इस तरह की कोई घटना ना आए। लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में वृंदावन के अंदर जो है प्राइवेट संचालक हैं, जो पार्किंग संचालक हैं, वो मुस्तैद हैं। जी, चलिए, शुक्रिया गगन आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर हापुड़ से है। एलएमसी की अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। एलएमसी पर कब्जा कर रहे माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। एसडीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है और जहां जहां संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर खासतौर पर कब्जा किया गया है, वहां उन संपत्तियों को मुक्त कराया जा रहा है। इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस बीच आपको बता दें कि एसडीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हापुड़ में भी हुई है और यहाँ पर भी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। एलएमसी की अवैध कब्जा पर बुलडोजर चला है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जमीन को आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई के जरिए मुक्त कराया गया। यहाँ जो भी निर्माण था उस निर्माण को ध्वस्त किया गया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। एलएमसी की अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। एलएमसी पर कब्जा कर रहे माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई है। मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे को खाली कराया गया।
मोहम्मद ताहिर है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। मोहम्मद ताहिर, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? मोहम्मद ताहिर, आवाज पहुंच रही है आप तक? एसडीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। एलएमसी की अवैध कब्जा पर बुलडोजर चला। एलएमसी की अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला और जमीन को मुक्त कराया गया। मोहम्मद ताहिर मेरे साथ लगातार बने हैं। मोहम्मद ताहिर, इस खबर को लेकर बाकी का अपडेट चाहेंगे आपसे। जी, आपको बताना चाहूंगा कि एसडीएम ने जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और जहां तक हापुड़ प्रशासन की बात की जाए तो भूमाफियाओं पर लगातार शिकंजा जो है वो कस रहे हैं और जो भूमाफिया हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से भूमाफिया एलएमसी की सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और सालों साल की वो खाली नहीं होती है, इसको लेकर प्रशासन सख्त है और जितनी भी जगहें हैं सबको चिन्हित किया हुआ है और लगातार जो है प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। जी चलिए मोहम्मद ताहिर, वापस लौट रहे हैं आपके पास में बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। हापुड़ से ही एक और खबर भी है। ब्रजघाट स्थित एक गेस्ट हाउस पर छापेमारी हुई। गढ़मुक्तेश्वर एसडीएम ने अवैध गेस्ट हाउस में छापेमारी की। अवैध गेस्ट हाउस में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। अवैध तरीके से यहां पर गेस्ट हाउस चलाए जा रहे थे जिनको सीज किया गया। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट का ये पूरा मामला है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अवैध तरीके से गेस्ट हाउस यहाँ चल रहा था। यहाँ पर छापेमारी हुई और यहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा था। देह व्यापार की सूचना यहाँ पर मिली थी जिसके बाद अवैध तरीके से चलाए जा रहे इस गेस्ट हाउस को सीज किया गया है। सोचिए ये धर्म नगरी है और यहाँ पर भी इस तरीके का देह व्यापार किया जा रहा है। ऐसे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। मोहम्मद ताहिर लगातार बने हमारे साथ। मोहम्मद ताहिर, इस खबर को लेकर भी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी, आपको बताना चाहूंगा कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर की जो ब्रजघाट है, ब्रजघाट का ये मामला है। आस्था की नगरी ब्रजघाट कहा जाता है और यहाँ पर अवैध तरीके से कई ऐसे गेस्ट हाउस हैं जो चल रहे हैं और जिनमें जो है आपत्तिजनक जोड़े आते हैं और अश्लील जो है अश्लीलता परोसी जाती है। तो उसी को लेकर एसडीएम गढ़ को लगातार सूचना मिल रही थी कि ये जो गेस्ट हाउस है इसमें भी जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो एसडीएम जो है गढ़मुक्तेश्वर मौके पर पहुंचे और जहां पर कुछ जोड़े भी आपत्तिजनक हालत में मिले वहीं एसडीएम ने इसको बुलाकर और इसको सीज कर दिया है। जी चलिए आपके पास वापस लौट रहे बाकी और खबर पर अपडेट के लिए। इस बीच और खबर भी हापुड़ से ही है। तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार सवार रईस जादों ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल डाला। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। कार चालक रईस जादे कार लेकर मौके से फरार हो गए। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के नानपुर चौकी के पास की ये घटना है। आप देखिए किस तरीके से बेरहमी से इन दोनों युवकों को कुचलकर ये रईस जादे फरार भी हो गए। मोहम्मद ताहिर लगातार बने। मोहम्मद ताहिर, पुलिस के हाथ अब तक कुछ लगा कि नहीं लगा? आपको बताना चाहूंगा कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर के नानपुर चौकी जो मेरठ हाईवे है वहां का ये मामला है। जो बाइक सवार 2 लोग थे जा रहे थे, जो तेज रफ्तार क्रेटा कार थी वो आई और इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर गए और जो कार सवार थे उन्होंने इन तक को देखने की उठाने की भी कोशिश नहीं की और तेज रफ्तार कार को लेकर चले गए। वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस में लोगों ने इन लोगों को, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। बड़ा सवाल बनता है कि जिस तरीके से कार में बैठे रईसजादों ने इतनी जोरदार टक्कर मारी और उसको जो घायल थे उनको देखना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि जो पुलिस है वो पुलिस जो ये कार सवार है उनकी तलाश कर रही है और जल्द पकड़ने की बात कर रही है। चलिए मोहम्मद ताहिर, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हमीरपुर में जिला पंचायत गेट पर 2 युवकों की आपस में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वायरल वीडियो में युवक एक दूसरे की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। युवकों के बीच लड़ाई झगड़ा होता देख लोगों की भीड़ लग गई। लड़ाई झगड़े का वीडियो बनाकर देखने वालों ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया और ये खूब वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि मामला सदर कोतवाली के जिला परिषद गेट का है। एटा में जिला अस्पताल में एक्सरे ना होने से मरीज परेशान है। 11 दिनों से ज्यादा भटकने को मजबूर हो चुके हैं मरीज। पीड़ित परिजनों ने सीएमओ उमेश चंद्र त्रिपाठी से शिकायत की। 11 दिनों से लगातार एक्सरे के लिए पीड़ित काट रहे हैं चक्कर। पीड़ित परिजनों ने सीएमओ उमेश चंद्र त्रिपाठी से शिकायत की है।
खबर बिजनौर से है। होमगार्ड पिटाई के वीडियो वायरल के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज भेजा गया है जेल। थाना स्योहारा के नूरपुर रोड की यह घटना है। थाना स्योहरा में एक आरक्षी सत्येंद्र बूढ़नपुर रोड से ईद नमाज की ड्यूटी करके थाने की तरफ वापस आ रहा था। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात लहुआ लुहान हो गया था। इसी दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से चलते हुए 3 लड़के एक ही समुदाय के थे, फैजान, वसीम और मोहम्मद साद। इन्होंने इस आरक्षी के ऊपर अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया, मारपीट किया तथा विद्वेषपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया। इनके मारपीट से वह सिपाही बेहोश हो गया। लात भी मारा था। कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर अवस्था में है। इन तीनों के खिलाफ 307 सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से फैजान नामक अभियुक्त जो राजा के ताजपुर से भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई करके इनको और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।